हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, लेखांकन सूचनाओं की गुणात्मक विशेषताएं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो संस्था का एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर, स्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकें। और स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करने के लिए उसमें कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कुछ क्वालिटीज़ का होना आवश्यक है। तो अब हम वही डिस्कस करते हैं कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में कौन सी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहले जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो है रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तभी लाभदायक होगी जब वो विश्वसनीय हो, रिलायबल हो, उसके ऊपर भरोसा किया जा सके। और किसी भी इन्फॉर्मेशन को, किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम रिलायबल तभी मानेंगे जब वो तथ्यों पर, फैक्ट्स पर आधारित हो और उसकी वेरिफिकेशन किया जा सके, उसको वेरीफाई हम कर सकें। अब वेरीफाई कहाँ से कर पाएंगे हम इन्फॉर्मेशन को? बहुत सारे सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास, व्यावसायिक संस्थाओं के पास, जैसे कैश मेमो, परचेज इनवॉइस, सेल्स इनवॉइस, पत्र व्यवहार होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, जो फिक्स असेट्स हैं उनकी रजिस्टर्ड डीड होती हैं, वो डॉक्यूमेंट होते हैं। उन सब से हम उनको मिलान कर सकते हैं, उनको वेरीफाई कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन फैक्ट्स पर आधारित होंगी और जिनको हम किसी न किसी सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई कर सकें, उसका मिलान कर सकें, वही इन्फॉर्मेशन रिलायबल होंगी, विश्वसनीय होंगी। इसके विपरीत अगर हम उनको मूल प्रलेख या सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई नहीं कर पाते जिन इन्फॉर्मेशन को, उन इन्फॉर्मेशन को हम रिलायबल नहीं मान सकते, विश्वसनीय हम नहीं मान सकते। तो बहुत सारे कुछ अगर चीज़ें ऐसी हों जिनका हम प्रमाणिकता सिद्ध नहीं कर पाए, जिनको हम वेरीफाई नहीं कर सकते, और वो चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट हमने बना दी है, लेकिन कुछ लेन देन जो उसमें सिद्ध नहीं हो पाएंगे, तो उसको हम रिलायबल नहीं मान पाएंगे, रिलायबल नहीं मान सकते। लेकिन अगर सारी की सारे ट्रांजैक्शंस जो हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन, जितनी भी ट्रांजैक्शंस वहाँ तक आई हैं, उन ट्रांजैक्शन का अगर हम वेरिफिकेशन कर पाएँ तो वो सारी इन्फॉर्मेशन, यानी हमारी जो सारांश हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो भी हैं, उनको हम विश्वसनीय मानेंगे। अब सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक जैसी नेचर की नहीं हो सकती। कुछ इन्फॉर्मेशन वो ज़्यादा विश्वसनीय होती हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन कम विश्वसनीय होती हैं। उदाहरण के लिए हम मानते हैं कोई जैसे फिक्स असेट्स हैं, हम उनको बुक वैल्यू पे नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस शीट में शो करते हैं। बुक वैल्यू जिस वैल्यू पे हम खरीदते हैं उसको रियल वैल्यू भी, वास्तविक मूल्य भी बोलते हैं। अब इसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल होते हैं, जो फिक्स असेट होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होता है। तो वहाँ से जो रजिस्टर्ड डीड होंगी वहाँ पे उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स और सदा बुक वैल्यू पर ही नोट करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम इनको नोट करते हैं, लिखते हैं, तो इसलिए इनका वेरिफिकेशन ज़्यादा विश्वसनीय होंगे। इसके अपोजिट हम बात करते हैं डेप्रीसिएशन की या ह्रास की। डेप्रीसिएशन के केस में डेप्रीसिएशन निकालने के लिए हमें स्क्रैप वैल्यू चाहिए, और जो भी असेट है उसकी यूजफुल लाइफ की हम बात करते हैं, उपयोगी जो उसका जीवन है, जीवन काल है, उसकी बात हमें उसको मानना होता है। और ये मानने के लिए ये पर्सनल जजमेंट का मामला है। कोई व्यक्ति उसके अपने जजमेंट के ऊपर, जो अकाउंटेंट है उसके जजमेंट के ऊपर ये निर्भर करता है कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी मानेगा और स्क्रैप वैल्यू जो है उसकी कितनी मानेगा। तो इसलिए अब उन चीज़ों के लिए, क्योंकि वो मानने पर आधारित हैं, अनुमान पर आधारित हैं, उनको हम कहीं से वेरीफाई नहीं कर सकते, इसलिए ये कम विश्वसनीय होंगे या इनको हम विश्वसनीय नहीं मान सकते। तो ये नेचर के आधार पे कुछ चीज़ें ज़्यादा,
कुछ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़्यादा विश्वसनीय होंगी, कुछ कम विश्वसनीय हो सकती हैं। उसके बाद दूसरी जो करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में, वो होनी चाहिए रेलिवेंस या अनुरूपता। जो इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट होंगी वही इन्फॉर्मेशन ज़्यादा यूज़फुल होंगी, लाभदायक होंगी। अनुरूप या रेलिवेंट हम उन सूचनाओं को कहेंगे जो कि संस्था के उद्देश्यों के अनुसार हों, और अनुरूप सूचनाएं हम उनको कहेंगे जिसमें किसी भी जो भी इन्फॉर्मेशन के यूज़ हैं, इंटरेस्टेड जो पार्टी हैं, अगर इंटरेस्टेड पार्टीज़ के डिसीजन मेकिंग को बदलने की जो इन्फॉर्मेशन क्षमता रखती है, उसी इन्फॉर्मेशन को हम अनुरूप मानेंगे, रेलिवेंट मानेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसका होना या ना होना किसी यूज़ का नहीं, यानी कि वो जो भी इंटरेस्टेड पार्टी है, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो प्रोबेबल इन्वेस्टर हो, चाहे मैनेजमेंट हो, अगर वो इन्फॉर्मेशन उन पार्टीज़ के डिसीजन पर कोई प्रभाव नहीं करती, इसके ऊपर कोई अंतर नहीं करती, तो उस इन्फॉर्मेशन को हम रेलिवेंट नहीं मान सकते। अलग अलग इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशन होती हैं, अलग अलग जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके अनुसार उनकी रेलिवेंस अलग अलग होती है। तो ये डिसाइड करना संस्था के लिए कि कुछ कॉमन जो इन्फॉर्मेशन हैं रेलिवेंट, जो ज़्यादातर पार्टीज़ के लिए रेलिवेंट हों, उन इन्फॉर्मेशन का प्रयोग किया जाए। तो उन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को छांटना संस्था के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की बात होती है। जैसे अगर हम बात करें लाभांश की, अगर हम बात करते हैं डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है वो इन्वेस्टर के लिए लाभदायक है, एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, और हो सकता है ये दूसरी पार्टी हों उनके लिए इतनी रेलिवेंट ये इन्फॉर्मेशन ना हो। अगर हम डेटर्स की बात करें, हमने डेटर्स लिखने हैं, और डेटर्स के केस में जो है डेटर्स की जो अमाउंट है, कितने रुपए के डेटर्स हैं, वो रेलिवेंट है, जबकि नंबर ऑफ़ डेटर्स की रेलिवेंस नहीं है। ये कोई रेलिवेंट नहीं है। कितने हमारे पास डेटर्स हैं, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी रेलिवेंस नहीं है। लेकिन जो अमाउंट है, डेटर्स से हमें कितने रुपए लेने हैं, ये रेलिवेंट है। तो अब इस चीज़ के लिए हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बनाई जाए ताकि वो ज़्यादातर जो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उनके काम आए। तो ये निर्णय लेते समय हमें सच्चाई, न्याय और निष्पक्षता की जो अवधारणाएं हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जो निष्पक्ष रहकर, ये नहीं है कि हम निष्पक्ष ना हो निर्णय लेते और किसी एक पार्टी के लिए ज़्यादा जो लाभदायक है या अनुरूप है, रेलिवेंट है, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को ले लें, बल्कि हम जो अकाउंटेंट हैं उनको बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए इस मामले में। अब जो तीसरी करैक्टरिस्टिक होनी चाहिए वो है अंडरस्टैंडेबिलिटी, समझ में आने योग्य है। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन समझ में ना आए, चाहे वो कितने अच्छे से तैयार की हों, लेकिन अगर वो समझ में ना आए तो उसका कोई ज़्यादा सी रेलिवेंस नहीं रहती, वो ज़्यादा काम की नहीं होंगी। और वो इन्फॉर्मेशन जो एक आम आदमी के, जो कि अकाउंटिंग टर्म्स को ना भी समझने के लायक हो, एक ऑर्डिनरी पर्सन के भी समझ में आया जाए, वो जो सूचनाएं हैं वो सूचनाएं ज़्यादा अच्छी होंगी, ज़्यादा कारगर होंगी। अब यहाँ पे जो अंडरस्टैंडेबिलिटी की बात है, जैसे जो कुछ इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो इन्फॉर्मेशन, जो विवरण हम डालेंगे वो सारे के सारे समझ में आने योग्य होने चाहिए। अब इसको समझने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके स्पष्टीकरण देने ज़रूरी होते हैं या दे देने चाहिए ताकि इन्फॉर्मेशन समझने योग्य हों। जैसे अगर बैलेंस शीट में कंटिंजेंट लायबिलिटी हैं, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी हैं जो फ्यूचर में किसी विशेष घटना के घटने पर देय हो सकती हैं। जैसे फ्यूचर में कंपनी या बिजनेस के खिलाफ कोई केस चला हुआ है और उस केस में अगर कंपनी केस हारती है तो उनको दूसरी पार्टी को जो है पैसे या उसका क्लेम देना हो सकता है, तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी जो केस हारने की स्थिति में देय होगी, तो उसको हम बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में लिख सकते हैं। ऐसे ही
मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है उसको लिखा जा सकता है, ताकि जो इन्फॉर्मेशन को देखने वाला समझ जाए कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ किया है। इसी प्रकार मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन के बहुत सारे मेथड हैं, उनमें से कौन सा मेथड अडोप्ट किया है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पष्टीकरण के रूप में दी जा सकती हैं, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएं। तो जो नेक्स्ट है वो है कंपेरेबिलिटी, तुलनात्मकता। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो तुलना करने योग्य होनी चाहिए। तो इसके लिए जो हमारे सूचनाएं हैं वो करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर की सूचनाएं भी साथ साथ दी होनी चाहिए, ताकि उनका पिछले साल के साथ तुलना की जा सके। और साथ साथ जो दूसरी फर्में हैं सेम बिजनेस में, वो उनके साथ भी तुलना की जा सके, इस पैटर्न पे हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब इसके लिए ये ज़रूरी है कि जितनी फर्में हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वो सारी फर्म एक जैसे मेथड अडॉप्ट करें। उदाहरण के लिए अगर एक फर्म डेप्रिसिएशन का डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड अडॉप्ट करती हैं तो सारी की सारी फर्म उसी मेथड के अनुसार उसी मेथड को अडॉप्ट करें, तभी तुलना हो सकती है। ठीक वैसे ही जो कॉस्ट की बात है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अगर असेट्स को लिखते हैं तो सभी फर्म उसी आधार पे लिखें। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, बहुत सारे जो हैं वो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड हैं वो एक जैसे फॉलो करें, तभी हम उनको कंपैरिजन उनका कर सकते हैं। अब दूसरी फर्म के साथ कंपैरिजन करने से कंपनी के जो लूप होल हैं और जो उसकी यानी वीकनेस हैं और उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनका पता चलता है, और फ्यूचर में वो हमें लाभ दे सकते हैं, उनका हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इसलिए सूचनाएं जो हैं वो तुलनात्मक दृष्टि से भी यानी तुलना करने के योग्य भी होनी चाहिए, तभी वो सूचना काम की होंगी, फ़ायदे की होंगी, ज़्यादा फ़ायदे की होंगी। पांचवी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो फेथफुल प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो सूचना है उनका प्रस्तुतिकरण विश्वसनीय होना चाहिए, उनका इस तरह से प्रस्तुतिकरण करना चाहिए ताकि वो विश्वसनीय लगे। जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं संस्था की, वो प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल जो पोजीशन है और जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारी की सारी चीज़ें संस्था का सही चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। इनमें कोई भी एरर ना हो, ओमिशन ना हो और कोई कमी ना हो, ताकि वो बिल्कुल पारदर्शी स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करें। तो इसके लिए कोई भी स्पष्ट चित्र तभी प्रस्तुत करेंगे जब एक यूनिफॉर्म जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो फॉलो किए जाएं। तो इसलिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की। ये सारी की सारी पांच जो हमने कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस की हैं, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक किसी भी इन्फॉर्मेशन में होंगी तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो गुणात्मक होंगी, वो क्वालिटेटिव होंगी। और इसके साथ साथ कुछ जो क्वालिटीज़ हैं वो ये हों, उचित समय, निष्पक्षता और संपूर्णता के गुण भी अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होंगे तो वो इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा कारगर होंगी, ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी संस्था के लिए। अब हम नेक्स्ट इसमें टॉपिक करेंगे, तब आप इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इनको रब किया जा सके। आइए अब हम डिस्कस करते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की भूमिका। पुराने समय में जो है अकाउंटिंग को केवल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग तक सीमित माना जाता था, लेकिन आज के बिजनेस इन्वायरमेंट में अकाउंटिंग का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब हम इनके रोल की बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो अकाउंटिंग रोल अदा करती है वो है रोल ऑफ लैंग्वेज। जैसा हम सब जानते हैं लैंग्वेज का जो मुख्य रोल है वो है एक दूसरे के विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाना, यानी कम्युनिकेशन का काम करती है लैंग्वेज। तो ठीक वैसे ही अकाउंटिंग भी जो अकाउंटिंग के रिजल्ट्स हैं उन रिज़ल्ट को इंटरेस्टेड पार्टीज़ तक कम्युनिकेट करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो एक लैंग्वेज का रोल अदा करती है। फिर हम बात करते हैं दूसरा, ऐतिहासिक लेखों की भूमिका या रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग में हम रिकॉर्ड्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज लिखते हैं। जो हमारी प्रारंभिक बुक हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हैं, वहाँ पे जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होती है तुरंत हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो इसलिए इसको हम ऐतिहासिक लेखों की भूमिका के रूप में भी देखते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक तथ्यों को रखती है,
हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। फिर है बात करते हैं हम रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका। हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी किया था, सारांश जब हम करते हैं, समराइजिंग करते हैं, फाइनल अकाउंट्स हम बनाते हैं साल के एंड में, वहाँ से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। तो इसलिए इसको शुद्ध लाभ निर्धारित करने की भूमिका के रूप में भी हम अकाउंटिंग को देखते हैं, ये शुद्ध लाभ को निर्धारित करती है। और ऐसे ही हम प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जिसको बैलेंस शीट कहते हैं। वहाँ से हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है, बिज़नेस के पास कितनी कैपिटल है, वो कैपिटल किन असेट्स में एम्प्लॉय की हुई है, कौन से फिक्स असेट हैं, डेटर्स कितने हैं, स्टॉक कितना है, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, ये सब जानकारी हमें वहाँ से पता चलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है वो वित्तीय स्थिति निर्धारित करने की भूमिका में भी होती है, ये रोल भी वो अदा करती है। उसके बाद है रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, सूचना प्रणाली की भूमिका। आजकल के बिज़नेस एक्सपेंड होते हुए बिज़नेस में, लार्ज स्केल बिज़नेस में मैनेजमेंट को हज़ारों तरह की सूचनाओं की आवश्यकता पड़ती है और अकाउंटिंग वो सारी सूचनाएं अवेलेबल करवाती है। तो इसलिए हम इसको सूचना प्रणाली की भूमिका में भी देखते हैं, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम का रोल भी अदा करती है। और लास्ट इसमें है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, सेवा प्रदान करने की भूमिका। क्योंकि अकाउंटिंग जो है इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, वो इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकते हैं, इन्वेस्टर हो सकते हैं, प्रोबेबल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, मैनेजमेंट, ओनर, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज़, इतने तरह की जो इंफॉर्मेशन सीकर होते हैं, इंटरेस्टेड जो पार्टीज़ होती हैं, उन पार्टीज़ को इंफॉर्मेशन पहुंचाती है, उनको इंफॉर्मेशन देती है, सूचनाएं देती है, और वो सूचनाएं उनको अनेक काम आती हैं, उनके काम की होती है, यूज़फुल होती है उनके लिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग जो है सेवा प्रदान करने की भूमिका भी अदा करती है। तो ये थे सारे छोटा सा एक टॉपिक, रोल ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की भूमिका, जिसके तहत अकाउंटिंग जो है कई सारे रोल अदा करती है जो हमने डिस्कस किए हैं। वो रोल हैं रोल ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम और रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। इसी टॉपिक के साथ हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है और उम्मीद करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हैं, क्वेरी हैं तो आप कमेंट में कर सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। और इससे अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।